हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग क्लास 11 कंटिन्यू करेंगे, थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें हम लोगों ने अभी तक के 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखे थे। ठीक है, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ। सो नंबर 1 इस प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। ठीक है, इसको प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं या तो कंजर्वेटिज्म। एग्ज़ाम में आपको इसका डेफिनेशन वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पूरा प्रिंसिपल डिफाइन करना होगा। ये थियरी क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है हर एक एग्जाम में, और इस चैप्टर में से हमेशा ये क्वेश्चंस आते ही है। ओके, सो लेट्स बिगिन। अब ये प्रूडेंस प्रिंसिपल हमें क्या सिखाता है? ठीक है, ये हमें बताता है कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है या तो एक लाइन है जो हम लोग बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल प्रोबेबल लॉसेस। ठीक है, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। ठीक है, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। जो भी मुझे बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है वो मुझे एंटिसिपेट नहीं करना है, मतलब कि मुझे उसको पहले से अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। दैट इज बेसिकली दी concept, or you can say the logic behind the prudence principle, but provide for all probable losses। ठीक है, but provide for all probable losses, right? तो अगर एग्जाम में आपको प्रूडेंस प्रिंसिपल आता है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ मेंशन करनी है, दैट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट मीन्स डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल प्रोबेबल लॉसेस। मतलब कि जो भी लॉस मुझे होने वाला है बिजनेस में, फॉर एग्जांपल बिजनेस के जैसे कि लेट्स से कि मेरी कोई कंपनी है, अब वो कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है। ठीक है, कोर्ट केस चल रहा है फॉर लेट्स से पॉल्यूशन मैटर। अब अगर वो केस में हार जाता हो, अगर मेरी कंपनी वो केस हार जाती है, ठीक है, तो मुझे फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, फाइन पे करना पड़ेगा ऑफ रुपीज़ 50 lakhs, ऑफ रुपीज़ 50 lakhs। सो नाउ दिस इज़ माई प्रोबेबल लॉस, कि अगर मैं केस हार जाऊंगा तो भैया ये लॉस तो मुझे होने ही वाला है। ठीक है, तो मैं ये जो लॉस है वो अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए कि मुझे फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, लेट्स से कोई गवर्नमेंट का बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मेरे हिसाब से 1 CR है। ठीक है, दैट इज़ 1 करोड़। तो क्या मैं अभी से ये इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूँ अपनी 1 करोड़ की, जिस पे मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है? नो, सो दिस इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, बिकॉज डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। तो ये प्रोजेक्ट अगर मुझे मिलेगा गवर्नमेंट से और मुझे उस पर प्रॉफिट भी होगा, लेकिन ये ट्रांजेक्शन्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। लेकिन प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, तो अगर मुझे ये फाइन पे करना पड़ेगा कोर्ट में, तो ऑब्वियसली दिस इज़ माई लॉस। ठीक है, तो मैं इसके लिए प्रोविज़न अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग इनकम रिकॉर्ड करेंगे देन वी आर बेसिकली ओवर स्टेटिंग अवर इनकम, राइट? तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा लॉस है, ठीक है, और अगर ऐसा कोई इवेंट या तो ट्रांजेक्शन होने वाला है, तो आप उसके लिए प्रोविज़न क्रिएट कर सकते हो और अपने अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट भी उसे कर सकते हो। सो दिस इज़ बेसिकली योर प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। चलिए, इसी प्रिंसिपल में और एक चीज़ आती है जो काफ़ी बार क्वेश्चन में भी आता है, जो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं अकाउंट्स में। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इन अकाउंट्स इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक का लेट्स से कॉस्ट इज 10,000 रुपीज़, लेकिन उसका जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, मतलब कि जो मार्केट में उसका वैल्यू चल रहा है, दैट इज़ 8,000 रुपीज़। ठीक है, तो मुझे बुक्स में जब मैं अपने फाइनल अकाउंट्स या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करूंगा तो मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिखाऊंगा? 8,000 रुपीज़, दैट इज़ लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। सो दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी प्रूडेंस प्रिंसिपल। अब ये प्रूडेंस प्रिंसिपल का एक लिमिटेशन है कि काफ़ी बार ये क्या करता है कि आपकी लायबिलिटीज को ओवर स्टेट कर देता है, राइट? ओवर स्टेट मीन्स ओवर वैल्यूएशन, राइट? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई अगर कोई केस चल रहा है तो मुझे 1 CR का लॉस हो सकता है, 50 lakhs की मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ती है। अब मैं क्या करूँगा, वो 50 lakhs की जगह पे मैं उसको 1 करोड़ भी
रिकॉर्ड कर सकता हूँ अकाउंट्स में, राइट। सो दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि लोग क्या कर देते हैं, अपने जो भी लॉस होने वाले हैं उसको ओवरस्टेट करके प्रॉफिट कम दिखाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस। इसीलिए प्रूडेंस प्रिंसिपल को बड़े ही ध्यान से किसी भी बिजनेस में अप्लाई करना होता है और बड़े ही संभाल के उसको यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वरना क्या हो जाएगा, आपका पूरा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली योर प्रूडेंस प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज़ कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अब जैसे कि नाम से पता चलता है कि कॉस्ट या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कि मेरा एक्विजिशन कॉस्ट है, राइट। दिस प्रिंसिपल इज़ बेसिकली एप्लीकेबल जब हम लोग एसेट वगैरह रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट्स में, ठीक है। तो मैं जो भी एसेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका एक परचेज प्राइस तो होगा, दैट इज़ बेसिकली नोन एज एक्विजिशन कॉस्ट। तो हमें क्या करना है कि अपने अकाउंट्स में जो भी एसेट है वो हमेशा हमें एक्विजिशन कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। मतलब कि हमें उसकी मार्केट वैल्यू को इग्नोर करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एसेट परचेज किया एंड द एक्विजिशन कॉस्ट इज 10 लाख रुपीज़, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि कॉस्ट कंसेप्ट में अगर एसेट 10 लाख रुपए का है तो उसकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी। मैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर सकता हूँ, वो चीज़ तो अलाउड है, ठीक है। लेकिन विद टाइम अगर इसकी मार्केट वैल्यू रिवाइज होती है तो मुझे उसको रिवाइज नहीं करना है, मुझे उसको इसी वैल्यू पे कंटिन्यू करना है अपने अकाउंट्स में। सो दैट इज़ बेसिकली योर कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अब मान लीजिए इस पर 10% डेप्रिसिएशन भी मैंने चार्ज किया, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। लेकिन जब मैं अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करता हूँ ऑन 31 मार्च, तब मुझे पता चलता है कि भाई ये एसेट की वैल्यू अभी मार्केट में, राइट, विच इज़ यू कैन ऑल्सो से मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये एसेट की वैल्यू अभी मार्केट में कितनी हो गई है, 8 लाख रुपीज़, ठीक है। तो मुझे अकाउंट्स में एज ऑन 31 मार्च इसकी वैल्यू कितनी रखनी है, 10 लाख रुपए ही रखना है, उसको 8 लैक्स नहीं करना है। दैट इज़ योर हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स कि जो भी आपका एक्विजिशन कॉस्ट है या तो आपका परचेज कॉस्ट है रिलेटेड टू योर एसेट, आपको वही वैल्यू पे आपके अकाउंट्स में उसको कंटिन्यू करना है, चाहे मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो डिक्रीज हो, लेकिन हमें उसको चेंज नहीं करना है। येस यू कैन डेफिनेटली चार्ज डेप्रिसिएशन, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू और लेट से मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ उसके साथ कोई छेड़खानी हमें नहीं चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है मैचिंग कंसेप्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट मतलब कि क्या, कि कोई भी चीज़ मैच होनी चाहिए अकाउंट्स में, राइट। सो इट मीन्स टू से कि आपका जो भी रेवेन्यू है, ओके, किसी भी साल का, ये किसके साथ आपको मैच करना है, राइट। मैच मेकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। अकाउंट्स में मैच मेकिंग करना है। सो रेवेन्यू का मैच मेकिंग आपको किसके साथ करना है, एक्सपेंस के साथ, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि भैया मेरी रेवेन्यू 10 लाख रुपए है इस साल में, ठीक है, तो उसके रिलेटेड मतलब कि ये जो 10 लाख रुपए की रेवेन्यू मुझे हुई, वो रेवेन्यू अर्न करने के लिए मैंने कोई एक्सपेंडिचर तो किया होगा, राइट। लेट से वो एक्सपेंडिचर मैंने किया है ऑफ ₹8 लैक्स, तो ये मैच तो होना चाहिए, ठीक है, वरना मैं कैसे दिखा सकता हूँ अकाउंट्स में कि भाई मेरा 10 लाख रुपए का रेवेन्यू है। इट इज़ वेरी लॉजिकल कि आपका जो भी रेवेन्यू होता है उसके रिलेटेड आपने कोई ना कोई एक्सपेंडिचर तो किया होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम प्रोवाइडिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्विस, तो मेरा ऑफिस होगा, मेरा स्टाफ होगा, मैंने उनको सैलरी दिया होगा, मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे किया होगा, ठीक है, मैंने कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस किए होंगे। सो हर एक बिजनेस में जो भी उनकी रेवेन्यू होती है उसके रिलेटेड हमेशा एक्सपेंडिचर होने ही वाला है। सो बेसिकली इट ट्राइज टू से दैट योर रेवेन्यू शुड मैच विथ योर एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10 लाख के सामने 10 लाख ही हो, वरना तो देर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। लेकिन एवरी ईयर जो भी आपका रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर का, उसके रिलेटेड आपके पास एक्सपेंडिचर्स जो भी है वो मैच करने चाहिए। इसीलिए हम लोग अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स करते हैं फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कि ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी पे करना बाकी है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया लेकिन अभी तक हमने
लेट से किसी का सैलरी पे नहीं किया, सो इट विल बी ट्रीटेड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेकिन इसका इफेक्ट मुझे अकाउंट्स में लेना पड़ेगा। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसी चीज़ है जो मैंने एडवांस में पे करके बैठा हूँ, राइट। सो ये सारे एडजस्टमेंट्स हमें क्या करते हैं, अकाउंट्स में कंसीडर करने पड़ते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल पॉसिबल ड्यू टू द मैचिंग कंसेप्ट। इसलिए मैचिंग कंसेप्ट हमेशा क्या होता है कि आपका जो भी रेवेन्यू है उसके साथ आपके एक्सपेंडिचर को मैच करना है आपको। क्लियर? चलिए, हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज योर ड्यूअल एस्पेक्ट, राइट। सो ड्यूअल एस्पेक्ट इज बेसिकली, सी हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में एक चीज़ पढ़ी थी, वन वॉज डेबिट एंड क्रेडिट। ये दो टर्म्स हमने पढ़े थे, ठीक है। ये दोनों टर्म्स का एप्लीकेशन क्या है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो फॉर नाउ ड्यूअल एस्पेक्ट मीन्स फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट, मतलब कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए, और इसी के बेस पे आपका डबल एंट्री सिस्टम फ्रेम हुआ है। क्या हुआ है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? अकाउंटिंग का एक सिस्टम है जिससे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। सो डबल एंट्री सिस्टम में फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट। इससे क्या होगा कि इससे आपको क्रॉस वेरिफिकेशन भी इजी हो जाएगा, और अगर आप लोग कोई गलती कर रहे हैं अकाउंट्स में तब उसको सुधार सकते हैं, बिकॉज यू कैन ट्रैक इट डाउन कि अगर मैंने क्रेडिट में कोई अमाउंट डाला है तो ऑब्वियसली मुझे डेबिट में भी वो अमाउंट चाहिए, अगर अमाउंट गलत डाला है तो भी मुझे पता चल जाएगा, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी साइंटिफिक मेथड। सो ड्यूअल एस्पेक्ट यही समझाना चाहता है कि भाई जो भी आप लोग, लेट्स से आई एम स्टार्टिंग माई बिजनेस विथ ₹1 लाख, ठीक है। तो जो मैंने 1 लाख रुपीज़ बिजनेस में डाला दैट इज मेंट बाय कैपिटल विच इज़ टू बी क्रेडिटेड, राइट। और ये जो 1 लाख रुपीज़ है वो मैंने कैश में इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, मैंने कैश डाला है। सो कैश इज़ माई एसेट, तो उसको मुझे डेबिट करना है बाय ₹1 लाख। तो क्या हो रहा है? कैश भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सामने मेरी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज कैपिटल इज़ अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज़ अ ड्यूअल एस्पेक्ट, मतलब कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट। तो ये मैं इजीली मैच भी कर सकता हूँ, अगर कोई गलती होती है तो मैं उसे सुधार भी सकता हूँ। चलिए, नेक्स्ट अवर कंसेप्ट इज रेवेन्यू रिकग्निशन। अब रेवेन्यू रिकग्निशन क्या समझाता है कि मुझे बिजनेस में कब किसी भी चीज़ के रिलेटेड रेवेन्यू को रिकग्नाइज करना है, मतलब कि रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकग्निशन, एनी रेवेन्यू इज टू बी रिकग्नाइज व्हेन द सेल हैज़ बीन कंप्लीटेड और द सर्विस हैज़ बीन प्रोवाइडेड, ठीक है। जब भी आप लोगों ने सेल हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है, और सर्विस हैज़ बीन प्रोवाइडेड, राइट। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट सेल हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन हमें ये नहीं निकालना कि भाई मुझे पैसे भी मिल गए, नो, राइट। सो दिस इज मोर और लेस बेस्ड ऑन योर अक्रूवल अजम्पशन, जो हमने आगे पढ़ा था अकाउंटिंग अजम्पशंस में, राइट। तो वही सेम लाइन पे ये भी प्रिंसिपल हमने डेवलप किया कि रेवेन्यू रिकग्निशन क्या है कि सेल हैज़ बीन कंप्लीटेड, मतलब कि कोई कस्टमर आया गुड्स परचेज करने के लिए और मैंने उसको गुड्स दे दिए, तो वहाँ पर वो सेल कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने जो ओनरशिप थी गुड्स की वो मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। लेट्स से मिस्टर ए आता है टीवी परचेज करने के लिए मेरे शॉप पे, और मैंने उसको टीवी डिलीवर कर दिया, ठीक है। सो नाउ दिस सेल हैज़ बीन कंप्लीटेड बिकॉज द ओनरशिप हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, राइट। जो टीवी पहले मेरा था वो मैंने मिस्टर ए को ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन उसने अभी तक पेमेंट नहीं दिया है, राइट। पेमेंट, नो पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, लेकिन फिर भी मुझे ये रेवेन्यू को अपने अकाउंट्स में रिकग्नाइज कर लेना है, दैट इज़ बेसिकली योर रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, चाहे ये मुझे पेमेंट 10 दिन के बाद दे या 20 दिन के बाद दे, ठीक है। सो रियलाइजेशन ऑफ मनी इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट, राइट। सेल हैज़ बीन कंप्लीटेड इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट। तो हमें सेल को कब रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है, मतलब कि रेवेन्यू को जब हमने ओनरशिप या तो सेल कंप्लीट कर दिया है तब। रियलाइजेशन ऑफ मनी इज़ अ डिफरेंट मैटर और इट इज़ इररिलेवेंट, चाहे पैसा मिला हो कि ना मिला हो। क्लियर? चलिए, इसमें जो आपका लास्ट प्रिंसिपल है, ठीक है, दैट इज़ योर वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव मतलब कि अकाउंट्स में जो भी चीज़ या तो जो भी ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड करता हूँ उसको मैं वेरीफाई कर सकूँ, ऐसा होना चाहिए। अब वेरिफिकेशन किसके बेस पे होता है? जो हमने
अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था, राइट? इट इज़ नोन एज वाउचर्स। वाउचर्स क्या है? ये एविडेंस है, ठीक है, ये एविडेंस कहते हैं, ठीक है। अब इस एविडेंस के बेस पे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि एक्चुअल में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं, या तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं, राइट? सो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव का प्रिंसिपल यही है कि जो भी चीज़ आप लोग रिकॉर्ड करो उसका वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, और वेरिफिकेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एविडेंस, एंड एविडेंस इज इन द फॉर्म ऑफ वाउचर्स, राइट? सो आपको ये सारे वाउचर्स और एविडेंस क्या करना है? मेंटेन करना है और उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैश मेमो, इनवॉइस, ठीक है, लेट से कोई जीएसटी वाला इनवॉइस है, बिल्स, राइट? तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? आपके वाउचर्स, दिस आर योर एविडेंस, एंड इससे आपका क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, राइट, अगर एट द एंड ऑफ ईयर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना है? फाइनलाइज करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, एंड सो इट प्रूव्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस। क्लियर? सो दिस वाज योर लास्ट प्रिंसिपल। इसी के साथ आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फाइनली समाप्त होते हैं, ठीक है। सो आई होप गाइज यू आर क्लियर विथ ऑल द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइए और मेंशन करें, मैं आपको फिर से वो कोई भी डाउट होगा तो वो मैं क्लियर कर दूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट? वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।